कांग्रेस को बहुत पहले से इसमें कूद पड़ना चाहिए था। कांग्रेस ने थोड़ी देर कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव बनाने की लगातार कोशिश करती रही कि दरअसल सरदार पटेल को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल के साथ बड़ा अन्याय किया है। गांधी जी के बाद अगर कोई आदमी सबसे ज्यादा लोकप्रिय था जनता के अंदर तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती कि महात्मा गांधी ने गलत काम किया। तो महात्मा गांधी ने जो फैसला किया था वो कांग्रेस पार्टी का फैसला नहीं था, वो महात्मा गांधी का फैसला था। भारतीय जनता पार्टी ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं करती? कहते सरदार पटेल को बड़ा दबाया गया। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने के लिए विभाजन चाहते थे। जो लोग सरदार पटेल को अपना आराध्य बताना चाहते हैं और उनके बहाने नेहरू पर अटैक करना चाहते हैं, कांग्रेस को रबिश करना चाहते हैं, दरअसल उनके बारे में सरदार पटेल की क्या राय थी? सवाल विशुद्ध तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को आईना दिखाना है। जब ये बताएंगे तो आरएसएस का झूठ का पुलिंदा खुलकर सामने आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनिधि का खास कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जो राजनीतिक सियासत में हलचल भी मचा रहा है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विरासत है वो बीजेपी से वापस पाने की कोशिश में लगी हुई है? आखिर क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार अपने खोए गौरव को वापस पाने की कोशिश में जुटी हुई है, लगातार वो कर रही है। अभी कांग्रेस का अधिवेशन जो गुजरात में हुआ है उसमें भी जो 7 प्रस्ताव पारित किए गए उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का जिक्र कर उसमें शामिल किया गया और बीजेपी को घेरा गया, मोदी को घेरा गया और ये बताया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही आरएसएस को बैन किया था और जो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने करी थी उसके बाद बैन किया था। और वही राजनीति अब देश को नफरत के आंधी में वापस लाने की कोशिश कर रही है, वही विचारधारा वापस ले जाने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस ने कहा है कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसूलों पर चलकर, उनकी विचारधारा पर चलकर इन उन्मादों को खत्म करेंगे, ऐसे राजनीति को खत्म करेंगे। कुल मिलाकर 2 दिन से लगातार सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। तो सवाल यह है कि बीजेपी सारे बातों से ये तो लग रहा है कि कांग्रेस वापस पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आखिर क्यों? इस सवाल पर चर्चा करेंगे आशुतोष जी के साथ। वो बताएंगे कि इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है, कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है और कांग्रेस और बीजेपी ने जो दशकों से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का इस्तेमाल किया है, उनके नाम की एक लंबी स्टैचू बना दिया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आशुतोष सर, क्यों कांग्रेस इस महकमे में पड़ गई, इस चीज में लगातार लगी हुई है? नहीं, मुझे लगता है अंकुर कांग्रेस को बहुत पहले से इसमें कूद पड़ना चाहिए था। कांग्रेस ने थोड़ी देर कर दी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव बनाने की लगातार कोशिश करती रही कि दरअसल सरदार पटेल को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था और कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल के साथ बड़ा अन्याय किया है। इसमें मैं थोड़ा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जो बात की थी और भारतीय जनता पार्टी उसको जिस तरीके से उसको एक अलग रंग देने की कोशिश कर रही है, वो दरअसल एक झूठ का बहुत बड़ा पुलिंदा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं। क्यों ये बात मैं कहना चाहता हूं? देखिए, 2 चीजें। पहली बात तो उस वक्त जब देश आजाद हो रहा था और गांधी जी के बाद अगर कोई आदमी सबसे ज्यादा लोकप्रिय था जनता के अंदर तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी ने 1947 में अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, बल्कि बहुत पहले उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तकरीबन कई साल पहले उत्तराधिकारी घोषित किया था। और ये भी कहा था कि वो क्यों उनको उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता था कि जवाहरलाल नेहरू अकेले वो व्यक्ति हैं जो पूरी पार्टी को और सबको साथ लेकर चल सकते हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजने में वो बाकी लोगों से ज्यादा कामयाब होंगे। ये जो बात बार बार कही जाती है, इसका एक कारण ये भी है। दूसरी बात ये कही जाती है कि सरदार पटेल, ये बात बिल्कुल सच है कि उस वक्त सरदार पटेल का संगठन में बहुत कब्जा था, दबदबा था उनका। और जब नाम मांगा गया तो सरदार पटेल के नाम पे ज्यादातर कांग्रेसी कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम दिया। लेकिन जो बात बीजेपी छुपा जाती है वो ये है कि जब ये संस्तुतियां आई तो महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव किया था। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती कि महात्मा गांधी ने गलत काम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है, वो कह नहीं सकते इस बात को। तो महात्मा गांधी ने जो फैसला किया था वो कांग्रेस पार्टी का फैसला नहीं था, वो महात्मा गांधी का फैसला था। महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगला पार्टी अध्यक्ष के तौर पर तय किया था।
महात्मा गांधी ने तय किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री होंगे, पहले प्रधानमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं करती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह नहीं सकती है, क्योंकि जब वो महात्मा गांधी को लेकर आएगी तो लोग ये कहेंगे कि महात्मा गांधी ने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही फैसला था। तो बीजेपी एक अर्धसत्य की बात करती है, तो ऐसा नहीं था। दूसरी बात तो कहती सरदार पटेल को बड़ा दबाया गया, मतलब ये एक इतनी और उनके बीच में अनबन थी, ये बिल्कुल गलत बात है। सरदार पटेल और महात्मा और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में मतभेद थे, लेकिन दोनों लोग एक टीम की तरीके से काम करते थे। उनके बीच में कई मसलों पर मतभेद थे, लेकिन टीम की तरीके से काम करते थे और आखिरी समय तक टीम की तरीके से काम करते रहे। मतभेद तो भाइयों के बीच में भी होते हैं, मतभेद तो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में मतभेद होते हैं, और अगर उनके बीच में इतना ही मतभेद हुआ होता तो फिर आप देखिएगा जब सरदार पटेल की मृत्यु होती है तो सरदार पटेल की मृत्यु के बाद क्यों फिर सरदार पटेल की जो बेटी थी उसको लोकसभा का चुनाव लड़ाया, और जब 1952 में लड़ाया जिताया, 1957 में लड़ाया जिताया, और जब वो उसके बाद के चुनाव में वो हार गई तो उनको बाकायदा राज्यसभा में भेजा। ये बात बीजेपी छुपा जाती, बीजेपी इस बात का खुलासा नहीं करती है, क्योंकि वो दरअसल नेहरू गांधी की जो विरासत है उसको एक तरीके से रबिश करना चाहती है, उसको डिस्क्रेडिट करना चाहती है, और उसके लिए उसको सरदार पटेल से बेहतर कोई उदाहरण मिलता नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत ये कि सरदार पटेल वो शख्स थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, गोलवलकर को जेल भेजा गया था, और साथ ही साथ ये भी उन्होंने 11 सितंबर 1948 को चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में कहा था कि आरएसएस के लोगों ने जिस तरीके से नफरत फैलाई है, उस नफरत का नतीजा है कि भारत को महात्मा गांधी की मौत के रूप में उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। और सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 की चिट्ठी में यह भी लिखा था, महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के कुछ लोगों ने मिठाइयां भी बांटी थी। इस बात की बीजेपी कभी इसका जिक्र नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि सरदार पटेल एक तरीके से इशारा कर रहे थे कि महात्मा गांधी की हत्या पर कुछ लोग खुश थे, और उन खुश होने वाले लोगों में आरएसएस के लोग थे। तो अब ये कोई सवाल उनसे पूछे कि अगर महात्मा गांधी जो है सरदार पटेल अगर इतना ही आरएसएस को प्यार करते थे तो बैन क्यों लगाया, या फिर उनके लोग गिरफ्तार क्यों किया? दो चीजें और बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीजें बतानी बहुत जरूरी है। बार बार कहा जाता है कि दरअसल सरदार पटेल विभाजन के पक्ष में नहीं थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने के लिए विभाजन चाहते थे। मैं इस किताब से आपको उदाहरण देता हूं, जहां पे यह है सरदार पटेल का दिसंबर 1949 में मद्रास में दिया गया उनका एक भाषण का अंश है, जहां वह कहते हैं सरकार आरएसएस के आंदोलन से निपट रही है, वे जोर जबरदस्ती इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना या हिंदू संस्कृति को लागू करना चाहते हैं, कोई भी सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर वो आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं यह समझने की जरूरत है हमने अभी अभी विभाजन को झेला है और यह हमारे साथ जुड़ा ही रहेगा। ईमानदारी से पूछिए तो मैं मानता हूं यह दोनों नए देशों के लिए अच्छा ही हुआ कि हमें स्थायी रूप से झगड़ा झंझट और दूसरी परेशानियों से मुक्ति मिल गई। अगर हम विभाजन पर सहमत नहीं हुए होते तो हम गंभीर चूक करते और इसका अफसोस बना रहता। परिणाम स्वरूप सिर्फ दो देशों का विभाजन नहीं होता बल्कि उसके कई टुकड़े हो जाते। इसलिए कुछ लोग कुछ भी कहें, मुझे यकीन है बंटवारे के लिए सहमत होने से देश का भला हुआ है। ये सरदार पटेल कह रहे हैं कि अगर देश भारत पाकिस्तान में नहीं बटा होता तो झगड़ा झंझट बना रहता और हो सकता था देश के कई टुकड़े हो जाते। ये बात तो महात्मा गांधी कह रहे हैं, ना ही ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। ये बात कह रहे हैं सरदार पटेल, जिसके बारे में प्रचलित किया जा रहा था कि सरदार पटेल देश के विभाजन के खिलाफ थे। फिर आरएसएस के बारे में उनकी क्या राय थी, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ये कहते हैं सरदार पटेल कि आजादी के बाद दो चीजों से निपटना पड़ रहा था, एक कम्युनिस्टों से निपटना पड़ रहा था, दूसरा आरएसएस के लोगों से निपटना पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोगों के बारे में उनकी क्या राय थी, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि उन्होंने आरएसएस से कहा, मैंने भी उन्हें खुली पेशकश की है, अपनी योजनाओं को बदलो। यानी सरदार पटेल आरएसएस से कह रहे हैं आप अपनी योजनाओं को बदलो, गोपनीयता को छोड़ो, सांप्रदायिक संघर्ष छोड़ो, भारत के संविधान का सम्मान करो
झंडे के प्रति अपनी वफादारी दिखाओ और हमें यकीन दिलाओ कि हम तुम्हारे कहे पर विश्वास करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कह रहे हैं आरएसएस से कि हमें यकीन दिलाओ कि हम तुम्हारे कहे पर विश्वास कर सके। कहोगे कुछ, करोगे कुछ, या खेल हम नहीं खेलने देंगे। यानी आरएसएस के बारे में वो कह रहे हैं कि हम तुम पर कैसे विश्वास करें, तुम कहते कुछ हो करते कुछ हो। और फिर सरदार पटेल कह रहे हम तुमको ये खेल खेलने नहीं देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर वो जो मैंने शुरू में बात कही थी कि वो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे, वो कह रहे हैं सरकार आरएसएस के आंदोलन से निपट रही है और वे जोर जबरदस्ती इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना या हिंदू संस्कृति को लागू करना चाहते हैं। कोई भी सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, जो सरदार पटेल ने कहा, एकता के लिए हमें जाति और धर्म के भेद को भुलाकर एक बात याद रखनी चाहिए कि हम सब भारतीय हैं और सभी एक समान हैं। आजाद मुल्क में इंसान इंसान में भेद नहीं हो सकता। सभी को समान अवसर, समान अधिकार और समान दायित्व मिलने चाहिए। यानी वो सीधी तौर पर जो बीजेपी की सांप्रदायिक लाइन है, जो मुसलमानों के प्रति उनका दुराग्रह है, उसको रबिश कर रहे हैं। आरएसएस को कह रहे हैं कि आप कहते कुछ हो करते कुछ हो, ये नहीं चलेगा। तो ये बात कांग्रेस पार्टी को बड़ी मजबूती के साथ कहनी चाहिए कि जो लोग सरदार पटेल को अपना आराध्य बताना चाहते हैं और उनके बहाने नेहरू पर अटैक करना चाहते हैं, कांग्रेस को रबिश करना चाहते हैं, दरअसल उनके बारे में सरदार पटेल की क्या राय थी। सरदार पटेल की ये राय अगर जनता को बताई जाती या बताई गई होती तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बगले झांकने के लिए मजबूर होना पड़ता। तो जो जैसे बातों से भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को ये बातें उठानी चाहिए और आज नहीं तो कल वो उठा भी रही है, दूसरे तरीके से उठा रही है, लेकिन बातें वही रख रही है। आरएसएस की बैन की बात अधिवेशन में भी कही गई, उन्होंने ही सारी बातें कही कि सरदार पटेल क्या कहते थे और बीजेपी क्या कर रही है। लेकिन अगर सरदार पटेल की के लिए जो कांग्रेस ने मुहिम चलाई है, जो उनको वापस पाने की इच्छा जताई है, उससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा गुजरात में और बाकी देश में, और बीजेपी को नुकसान क्या हो सकता है? आखिरी सवाल है। नहीं, देखिए, ये सवाल फायदे नुकसान का नहीं है। ये सवाल विशुद्ध तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को आईना दिखाना है कि आप जो गलतफहमी लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय नायकों को लेकर, वो गलत है, वो प्रोपेगेंडा है और वो एक तरीके का जहर है। तो जब कांग्रेस के लोग या देश के लोग जब सरदार पटेल आरएसएस के बारे में क्या सोचते थे, जब ये बताएंगे तो आरएसएस का झूठ का पुलिंदा खुलकर सामने आ जाएगा। ये बात कांग्रेस ने देर की इस मामले में। देर आए दुरुस्त आए, अगर वो उसको करते हैं तो बेहतर स्थिति होगी। और कुछ चीजें होती हैं जो जीत और हार के परे होते हैं। मुझे लगता है सरदार पटेल, नेहरू और महात्मा गांधी को जो रबिश करने की कोशिश एक तबके के द्वारा की जाती है, ये जीत हार का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न विशुद्ध तौर पर राष्ट्रीय नायकों को सम्मानित करने का है, उनके जो बलिदान है उसको याद करने का है। और जो लोग उसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आईना दिखाने की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अभी जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि उनको आईना दिखाने की कोशिश होनी चाहिए और कांग्रेस वही करने की कोशिश भी कर रही है। जैसे कि मैंने कहा कि प्रस्ताव पारित हुए उसमें बीजेपी को सरदार पटेल के नाम से घेरा गया, उनका जिक्र किया गया, लगातार उनका जिक्र किया गया। और सर ने तो कहा कि राजनीति कोई चीज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति तो हर चीज में होती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि नुकसान क्या बीजेपी को होगा, बीजेपी ने उनके नाम पर बहुत कुछ खेला। जैसे सर खुद कह रहे थे कि नेहरू को घेरने के लिए उनका इस्तेमाल किया। जब वो उनसे दूर होने की कोशिश करेंगे आरएसएस का, सर ने कहा कि पुलिंदा खुलेगा, तो फिर आरएसएस खुद ही पुलिंदा खुल गया तो एक्सपोज हो जाएगी और उनको नुकसान कहीं ना कहीं जरूर होगा और कांग्रेस को फायदा अपने नायक को वापस लाने में जरूर होगा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.